स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से। 10 दिसंबर 1948 के समय इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। आप देखिए कि इस डिक्लेरेशन का जो डिस्कशन प्रोसेस है या अडॉप्शन प्रोसेस है वो आपको पेरिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी बार ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से आपको जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी पेरिस प्रिंसिपल्स के ऊपर में हमारा जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो बेस है। तो आप देखिए कि आपसे पेरिस प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं 10 दिसंबर का जो डे है जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया 1948 के समय में। क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में एक बेसिक प्रिंसिपल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 10 दिसंबर का जो डे है उसको ह्यूमन राइट डे के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि 10 दिसंबर के ही सेलिब्रेशन के दौरान में 75 ईयर्स के कंप्लीशन के सेलिब्रेशन के दौरान में UN के द्वारा इंडिया को जिनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था हंसा मेहता मैम के द्वारा, उनका जो स्पीच है उसको शेयर किया गया UN के प्लेटफॉर्म के द्वारा। आप देखिए कि जो हंसा मेहता मैम है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर देखने के लिए मिलती हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में किन वुमेन्स के द्वारा वहाँ पे मेंबर हुआ करते थे उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर काफ़ी बार उनका जो नेम है उसको शेयर किया है। आप देखिए कि रिसेंटली एडिटोरियल्स के अंदर भी उनका नेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको उनका जो नेम है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मेंबर्स का नेम यहाँ पे दे दिया गया। दुर्गाबाई देशमुख हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, हंसा मेहता हैं, और इनमें से कौन पर्सन है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मेंबर है वो हुआ करते थे, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में है। यहाँ से आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक तो ह्यूमन राइट का जो डे है 10 दिसंबर इसके बारे में पता होना चाहिए, पेरिस प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए, हंसा मेहता मैम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इनके कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो वुमेन्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हंसा मेहता मैम को PM सर के द्वारा भी मेंशन किया गया था नवंबर का जो मन की बात प्रोग्राम है उस दौरान में। तो आप देखिए कि हंसा मेहता मैम को काफ़ी बार यहाँ पे मेंशन किया गया है न्यूज़पेपर के अंदर में। तो आपको इनके बारे में प्रिपेयर जरूर से करना है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। 1993 के समय में NHRC को सेटअप किया गया था इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया। तो उसी के पर्सपेक्टिव से एक इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो फॉर्मर CGI हैं जब इसके चेयरमैन हुआ करते थे HL दत्तू साहब, तो उनके द्वारा इसको टूथलेस टाइगर के रूप से एक वर्ड है वो यूज़ किया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए NHRC का जो लिमिटेशन है, क्या NHRC के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कैरी किया जा सकता है, क्या किसी पर्सन के अगेंस्ट में जो सज़ा है या उसको प्रोसिक्यूट है वो किया जा सकता है NHRC के द्वारा, क्या इसका लिमिटेशन कितना है, क्या बैक ऑफ द डेट के अंदर में, क्या 10 ईयर बैक के अंदर में कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ तो उसको भी NHRC के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है या उसको एग्जामिन किया जा सकता है। तो इसका लिमिटेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि 2019 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा NHRC का जो लॉ है उसको चेंज किया गया, और NHRC के लॉ के अंदर में हमारे जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी अलाउ किया गया है इसके जो चेयरमैन है उसके रूप से। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का कुछ चेंज है तो उसको कम्प्लीटली आपको प्रिपेयर करना है। अभी रिसेंटली NHRC क्यों न्यूज़ के अंदर में था, आप देखिए ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से एक UN का भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम UNHRC के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है। आप देखिए कि 2006 के समय में, आप यहाँ से रीड करते हैं स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है 2006 के समय उसको सेटअप किया गया था। कितने मेंबर्स हुआ करते हैं स्टूडेंट्स इसके, आपको जो मेंबर जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मेंबर्स इसके 47 है डिफरेंट रीजन्स से। और आप देखिएगा अगर आप इसका मेंबर बनते हो 3 ईयर का आपको टेन्योर देखने के लिए मिलेगा। 2 टाइम्स आप कंटिन्यूस इसका मेंबर बन सकते हो, बट आपको 3rd टाइम अगर यहाँ पे जो मेंबरशिप को अचीव करना है तो कम्प्लीटली एक जो टेन्योर का जो गैप है आपको रखना होगा। कंटिन्यूस 3 टाइम्स आप मेंबर है वो नहीं बन सकते हो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। स्टूडेंट्स इनके द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ के जो ह्यूमन राइट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्रीडिएशन किया जाता है, उनका रेटिंग प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक्रीडिएशन है उसको कैरी किया गया, उसके कुछ स्टेटस के रिगार्डिंग में आपको जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलेगा।
स्टूडेंट लास्ट टाइम 2016 के समय भी इस तरीके से किया गया था और आप देखिए कि 2016 के समय में इंडिया ने फिर 2017 के समय जो ए स्टेटस है उसको अचीव कर लिया था लेटर ईयर के अंदर में, आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। मेंबर्स कितने हैं, किस एरिया से कितने हैं, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टेन्योर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो आपको पेरिस प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा, यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। रिसेंटली आप देखिए इजराइल हमास का जो अटैक एंड काउंटर अटैक का जो प्रोसेस है उस दौरान भी ये आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो सदर्न पार्ट के अंदर में जो नाइबर कंट्री हैं इंडिया और मालदीव का जो एरिया है वो न्यूज़ के अंदर है। एक तो लक्षद्वीप आइलैंड के पर्सपेक्टिव से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, इसके अलावा आप देखिए कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे को कैरी करना था जिससे कि मालदीव के द्वारा उसको डिनाई कर दिया गया कि उनके द्वारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कैक्टस है वो आप देखिए हिस्ट्री है 1988 के समय में ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू इंडिया के द्वारा वहाँ पे जो कूप है उसको होने से बचाया गया था। और भी काफ़ी समय में इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया, हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती है इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव से। डिफरेंट समय में सपोर्ट किया गया। 2014 के समय जब वाटर का क्राइसिस हुआ वहाँ पे वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका फेलियर के समय वाटर को सप्लाई किया गया। तो डिफरेंट समय में इंडिया का जो आपको सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि मालदीव के द्वारा एंटी इंडिया आपको कुछ सेंटीमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है, अब यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में आपको जब रीड करना है तो यूएन क्लोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना एरिया के रिगार्डिंग में क्या किसी आइलैंड कंट्री को अलाउ किया गया है किसी भी कंप्लीट एरिया के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में। तो इसको आपको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसी पर्सन को किसी कंट्री को यहाँ पे यूएन क्लोज के प्रोसेस के थ्रू अलाउ है या नहीं है। इंडिया श्रीलंका भी न्यूज़ के अंदर है। जो कच्चाथीऊ आइलैंड है उसके पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के दौरान में ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला। 1974 का जो एग्रीमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। अब कच्चाथीऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे फिशिंग का जो एक्टिविटी है वो नहीं किया जा सकता है इंडियन फिशरमैन्स के द्वारा, बट अपने जो नेट्स हैं उनको ड्राई किया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक मोन्यूमेंट बिल्डिंग है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ उसका फेस्टिवल के दौरान में इंडिया के जो फिशरमैन्स है वो उनको अलाउ किया गया है, वो जा सकते हैं वहाँ पे। तो कच्चाथीऊ जब न्यूज़ के अंदर है तो आपको जो पाल्क स्ट्रेट का एरिया है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ये कौन पर्सन है जिनके नेम के ऊपर ये जो स्ट्रेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार आपको सीडीएस के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए कि इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका सिचुएटेड है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया गया था कि विशाखापट्टनम से सपोज कीजिए किसी को कोच्चि के लिए जाना है, किसी शिप को कोच्चि के लिए जाना है, तो उसको श्रीलंका को इस तरीके से एनसर्कल करते हुए क्यों जाना है, यहाँ से जो पाल्क स्ट्रेट के एरिया से वो क्यों नहीं जा सकता है। कुछ ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए थे। तो सीडीएस के पेपर के अंदर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप आप देखिए कि इंडिया मालदीव की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था, कंट्रोवर्सी इसका एक क्रिएट हुआ था। लक्षद्वीप के पर्सपेक्टिव से आपको क्या प्रिपेयर करना है, उसका जो डिफरेंट जो डिग्री ऑफ चैनल हैं जो सेपरेट करते हैं वहाँ पे जो डिफरेंट आइलैंड्स को, क्या स्टूडेंट्स ऐसा डिग्री की रिगार्डिंग में क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। 2014 के समय में 10 डिग्री चैनल के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। अंडमान एंड निकोबार की रिगार्डिंग में आप देखिए जो एक्टिव जो वोल्केनो वहाँ पे आइलैंड है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया। बैरन आइलैंड के रिगार्डिंग में 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में 2018 के प्रीलिम्स में। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो भी वहाँ पे 10 डिग्री 9 डिग्री और 11 डिग्री का जो 8 9 और 11 का जो चैनल है वो कौन कौन से आइलैंड को सेपरेट करता है। इंडिया और मालदीव का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको बेसिकली 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और इस एरिया के अंदर में इंडिया श्रीलंका का जो कच्चाथीऊ आइलैंड का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ उस दौरान में और भी काफ़ी सारे जो स्मॉल पार्ट्स हैं उन सभी का लोकेशन को आप प्रिपेयर करना। श्रीलंका के बारे में जब भी आप प्रिपेयर करो तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है 82.5 डिग्री जो मिर्ज़ापुर से क्रॉस किया करता है, तो उसके बारे में भी आप रीड करना क्या ये श्रीलंका के थ्रू भी क्रॉस होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। या आपको टोपोग्राफी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप देखिए कि हमारा 82.5 है वो इसको क्रॉस करता है, टोपोग्राफी किस तरीके का है, नॉर्दर्न से सदर्न पार्ट का जो टोपोग्राफी है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके का वेजिटेशन है। क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा जो 23.5 है उसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके पर्सपेक्टिव से पूछा गया था।
स्टूडेंट्स आप देखिए कि बिल्किस बानो केस था, उसके अंदर में रेमिशन और पार्डन का जो पावर है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो पार्डन पावर है ये आपको कतर के रिगार्डिंग में जो एक न्यूज़ क्रिएट हुआ था, कतर के अंदर में इंडियन कुछ पर्सनस हैं जिनको कि वहाँ पे जेल के अंदर रखा गया, बाद में आप देखेंगे उनको कम्प्लीटली जो पार्डन प्रोसेस है वो दे दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया, इंडिया से उनको सेंड कर दिया गया। तो रेमिशन और पार्डन जो पावर है उसके परस्पेक्टिव से ये जो आपको बिल्किस बानो के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 72 के अंदर में आप देखिए कि प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है, 161 के अंदर गवर्नर को पावर दिया गया है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। रेमिशन प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या अर्लियर जो रिलीज है वो किया जा सकता है किसी भी पर्सन को अगर उनके द्वारा कोई हीनियस क्राइम है उसको कमिट किया गया है। क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखिए कि जो प्रिजन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ऑलरेडी 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है प्रिजन के परस्पेक्टिव से। तो स्टूडेंट क्या स्टेट ही गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे प्रिजन के परस्पेक्टिव से? और प्रिजन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे यहाँ पे रिफॉर्मेटिव जस्टिस का एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा कि प्रिजन के थ्रू में एक पर्सन को बार के अंदर में रखना है, उसके द्वारा रिफॉर्म्स हो, उसके अंदर में कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिफॉर्मेटिव जस्टिस के रिगार्डिंग में अगर किसी ने गुड बिहेवियर को शो किया है उनको अर्लियर रिलीज भी किया जाता है, उनका जो टोटल टेन्योर है उससे। तो जो रेमिशन का जो पावर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टेन्योर का चेंज है स्टेट का क्या पास यहाँ पे अथॉरिटी है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट यहाँ पे अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे वापस से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका रेमिशन है उसको कैंसिल किया गया था। आप देखिए कि लक्ष्मण नास्कर एक केस है, लक्ष्मण नास्कर केस के अंदर में जो यहाँ पे कुछ जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया कि किस समय में रेमिशन अलाउ किया जाए, किस किस एरिया के अंदर में किसको अथॉरिटी है रेमिशन के रिगार्डिंग में। तो इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हो सकता है कि आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से जो भी पूछा जाए करेक्ट हो आपका। शेड्यूल फर्स्ट है, आप देखिए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था G20 का मीटिंग से पहले, अपोजिशन की पार्टीज के द्वारा एक अलायंस को क्रिएट किया गया। उसके बाद में G20 की मीटिंग के दौरान में भारत जो नेम है उसको यूज किया गया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा बोथ नेम्स को अडोप्ट किया गया है, इंडिया और भारत बोथ नेम्स को अडोप्ट किया है। इनका जो हिस्ट्री है उसको आपको रीड करना है। शेड्यूल 1 इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आप देखिए जो मराठवाड़ा रीजन है, मराठवाड़ा रीजन के रिगार्डिंग में एक सेलिब्रेशन देखने के लिए मिला कि मराठवाड़ा लिबरेशन डे आपको एक देखने के लिए मिलता है 17 सितंबर के रिगार्डिंग में, ऑपरेशन पोलो है। तो ये जो मराठवाड़ा का जो रीजन है आप देखिए कि यहाँ पे रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि वहाँ के जो मराठा जो बेसिकली वहाँ पे हैदराबाद के अंडर में हुआ करते थे। कुनबीज का जो स्टेटस है वो आपको उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन किया गया है, उनको फार्मर्स का जो स्टेटस है वो हुआ करता था। मराठवाड़ा रीजन के बारे में रीड करना है। ऑपरेशन पोलो के बारे में किस तरीके से ऐड किया गया शेड्यूल 1 के अंदर में, इंडिया डेट इज भारत आर्टिकल 1 to 4 के पर्सपेक्टिव से जिन जिन को ऐड किया गया है। आर्टिकल 2 के अंदर में आप देखिए स्टेट्स का नेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एक 2A नाम का भी आर्टिकल हुआ करता था सिक्किम के पर्सपेक्टिव से, जिसको डिलीट कर दिया गया। 10th शेड्यूल भी हुआ करता था। 10th शेड्यूल एंड 2A को डिलीट किया गया और आप देखिए कि वहाँ पे आपको 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेटस है वो दे दिया गया था। बाद में जो 10th शेड्यूल है वो किसके रिगार्डिंग में है, एंटी डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा आप देखिए कि सिक्किम को एक कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं सिक्किम के रिगार्डिंग में, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिकल 371F के रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजन है कि जब लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं तो सिक्किम के अंदर जो पर्सन कंटेस्ट करेगा वो सिक्किम से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ऑपरेशन पोलो के बारे में, मराठवाड़ा का जो लिबरेशन है, मराठवाड़ा रीजन के बारे में भी पता होना चाहिए। सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2016 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में उसमें बुंदेलखंड है, बाघेलखंड है, ऐसे रीजन्स को मैच करवाया गया था कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो हो सकता है मराठवाड़ा न्यूज़ के अंदर है आपसे डिफरेंट रीजन्स के रिगार्डिंग में, क्योंकि महाराष्ट्र का एक खानदेश रीजन भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो मध्य प्रदेश के साथ में अपना एरिया शेयर करता है महाराष्ट्र का, जो खानदेश रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है आप देखिए। तो ये सब रीजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से है, और बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में एक और डिफरेंट प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बोथ आर डिफरेंट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ओनली हमारे जो 4 स्टेट्स हैं, और इसके अलावा 1 UT कौन सा है स्टूडेंट्स, लद्दाख 1 UT है।
तो उसके रिगार्डिंग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो टॉपिक है ये न्यूज़ के अंदर है, कंटिन्यूस बजट के अंदर इसको पास किया गया। इसके जो कंस्ट्रक्शन है, नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा समय समय पे सम्मन किया जाता है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, सम्मन में, वारंट में, सर्कुलर और नोटिस में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल जो हमारा 12 है, जहाँ पे स्टेट का आपको स्टेट का जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि क्या स्टेट के पर्सपेक्टिव से जो सम्मन, वारंट, सर्कुलर, नोटिस इनको ऐड किया जा सकता है। सम्मन, वारंट और सर्कुलर नोटिस है, इनको क्या आर्टिकल 12 के थ्रू में ऐड किया जा सकता है। तो ये आपको रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। लचित बारफुकान है, 1671 के समय में बैटल ऑफ सराय घाट है जिसको लीड किया गया था। अहोम एम्पायर के ये जो जनरल है वो हुआ करते थे। अहोम के जो ब्यूरियल्स हैं उनको भी आप देखिए कि लिस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, यूनेस्को का लिस्ट के अंदर में लिस्ट किया गया है। अब इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया यूनेस्को के द्वारा। और अगर अहोम के जो ब्यूरियल्स वो रिकॉग्नाइज होंगे तो फर्स्ट कोई साइट आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देखने के लिए मिलेगा जिसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप देखिए कि लचित बारफुकान का 400 ईयर्स कंप्लीट हुआ, उनका एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर है, जिसको कि यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। 1671 के समय कौन हुआ करता था? मुगल एम्परर। आपको यहाँ पे मुगल एम्परर है जो औरंगजेब देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि औरंगजेब तो इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर है, औरंगाबाद का जो नेम है वो चेंज किया गया, औरंगाबाद का जो नेम है उसको चेंज किया गया है। तो ये जो कंप्लीट टॉपिक्स हैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप डिटेल के अंदर प्रिपेयर करोगे तो उसी समय में आपका जो चांसेज है वो इंक्रीज होंगे कि आपको अच्छे से जो बेसिकली यहाँ पे बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से नॉलेज भी आपको रखना है, क्योंकि वहीं पे आपके चांसेज है एग्जाम के क्लियर करने के, आपको अच्छे से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सको। तो दिस इज ऑल द टॉपिक्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।